हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो 1/5/2010 को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों इस सेट जो है 10th लेवल पर आधारित है दोस्तों, और 2023 में भी इसमें जो भी परीक्षा हुआ है वो भी 10th लेवल पर ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों सेट एकदम मिलता जुलता है दोस्तों। तो अगर इस सेट में समझिए आपका 70% मार्क्स आ गया दोस्तों, तो समझ लीजिएगा 2023 में आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहले सवाल से आपका पहला जो इसमें दिया गया है दोस्तों, हिंदी का प्रश्न दिया गया है, उसके बाद अंग्रेजी का, उसके बाद दिया गया है दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, उसके बाद दोस्तों विज्ञान का, और उसके बाद मैथ का दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी के सवाल से। आपका पहला सवाल है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हिंदी का है। आपका पहला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण बताइए दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा लड़का, लड़कपन। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है लड़का, लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए दोस्तों। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों? दुर्जन। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है, बताइए दोस्तों। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नीलकंठ शब्द है, बताइए दोस्तों। नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ कौन सा शब्द है दोस्तों? यौगिक शब्द है। नीलकंठ यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नीलकंठ यौगिक शब्द है। अगला सवाल है आपका, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है, बताइए दोस्तों। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है कौन है दोस्तों? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है, बताइए दोस्तों। संकेतवाचक अव्यय का कौन सा वाक्य है इसमें? यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। संकेतवाचक का अव्यय का वाक्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, बताइए दोस्तों। प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रश्नार्थक निपात है क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, बताइए दोस्तों। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो ये है वह रोने लगा। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है वह रोने लगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है, बताइए दोस्तों। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 होगा दोस्तों। कितनी संख्या? 3। अगला सवाल है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सकर्मक। सकर्मक क्रिया पूछे किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल में दोस्तों। दोस्तों ये सब अंग्रेजी का सवाल है, तो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको स्किप करते हैं और चलते हैं सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन के बारे में। आपका सवाल है दोस्तों, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना की, बताइए दोस्तों। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में किसके द्वारा हुई, बताइए दोस्तों। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता या
मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था अमेरिकी सेना द्वारा। अमेरिकी सेना द्वारा, अमेरिका का जो सेना था दोस्तों, उनके द्वारा यह नारा दिया गया था, स्वतंत्रता या मृत्यु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले सवाल की ओर। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्ज़ेमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इन सब देशों ने मिलकर एक संधि की थी, उस संधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? नाटो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाटो। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे? बताइए दोस्तों, राष्ट्र संघ के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बताइए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था त्रिपक्षीय संधि। आपका अगला सवाल है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उदाहरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गणासा। गणासा दोस्तों, जिसको बच्चों में गणास बोलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? बताइए दोस्तों, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे दोस्तों? वाराहमिहिर। वाराहमिहिर दोस्तों, वाराहमिहिर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराहमिहिर। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ वाराहमिहिर थे। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाज़ा बना था दोस्तों। आप लोग जितने भी सही होगा अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कितना सही हुआ। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था दोस्तों? तो वो था दोस्तों ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज चलाया गया था। अगला सवाल है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? मैडम ब्लाउत्स्की द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मैडम ब्लाउत्स्की। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? कनाडा एवं यूएसए, यानी कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस 2010 में भी पूछे गए हैं और इसमें भी पूछे जा सकते हैं 2023 में भी, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपका अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था दोस्तों? तो चंपारण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों यही भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1919 में। राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन ना, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? बताइए दोस्तों, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर हो जाएगा शांत।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। बताइए दोस्तों, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। उसे कौन कौन से लाभदायक है दोस्तों? खनिज पदार्थ के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, जड़ी बूटी के लिए। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, जड़ी बूटी के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जड़ी बूटी के लिए। अगला सवाल है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? बताइए दोस्तों, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे दोस्तों? टुंड्रा में उगाया जाता है। ग्लास हाउस में टुंड्रा में सब्जियां उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा में। अगला सवाल है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? बताइए दोस्तों, विषुवत रेखा के समीप सबसे अधिक तापमान होता है क्यों? क्योंकि जानते क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। दोस्तों ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित है। दोस्तों विषुवत रेखा वो हमारे बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे सबसे अधिक ताप होता है। बताइए दोस्तों आप लोग भी, जो ये सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य हो गया और ये विषुवत रेखा हो गया। तो जब सूर्य यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, तो इसके सामने दोस्तों जिस क्षेत्र है वहाँ पर अधिक ताप तो होबे करेगा। इधर और इधर में दोस्तों कम होगा, यहाँ पे तो अधिक होगा, इसीलिए विषुवत रेखा के समीप तापक्रम सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते? बताइए दोस्तों, आग्नेय शैल में कौन से तत्व निम्नलिखित में से नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? इनमें कौन तत्व है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। बताइए दोस्तों, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा एक जो है वो खाद्य फसल नहीं है दोस्तों? जानते होंगे दोस्तों, तो कमेंट करिए आंसर। चाय दोस्तों है, खाद्य फसल नहीं है चाय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा सागर से दूरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सागर से दूरी। अगला सवाल है दोस्तों, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, 2001 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर किस राज्य में अधिक था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा केरल में सबसे अधिक था साक्षरता दर महिलाओं का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हम लोग जीके में पढ़ते हैं, सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल ही होगा। और 2001 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में ही था। और केरल का जो राजधानी होता है दोस्तों वो तिरुवनंतपुरम होता है। राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंत, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? बताइए दोस्तों, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है दोस्तों? निम्न स्तर के। लिग्नाइट जो है निम्न स्तर के कोयला का प्रकार है दोस्तों। और कोयला का प्रकार सबसे ज़्यादा कोयला किस में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। सबसे लिग्नाइट जो है ये निम्न प्रकार का है। और सबसे उच्चतम पूछेगा दोस्तों, सबसे उच्च प्रकार का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? बताइए दोस्तों, गेहूँ किस जलवायु की फसल है दोस्तों? शीतोष्ण जलवायु। गेहूँ जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घाटशिला में है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन स्थित घाटशिला में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ए नंबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजधानी। और लखनऊ दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ को कहीं कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा परत है दोस्तों? आयन मंडल में रेडियो का प्रसारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टैलेक्टाइट स्थलाकृत का निर्माण होता है। बताइए दोस्तों, स्टैलेक्टाइट स्थलाकृत का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? भूमिगत जल द्वारा। भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा। अगला सवाल है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? बताइए दोस्तों, दार्जिलिंग जो है किस राज्य का भाग है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल का भाग है और पश्चिम बंगाल का भाग है दोस्तों। अगला सवाल है,
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है, बताइए। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। जो विधान परिषद है उसके कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, बताइए दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा। और संविधान दोस्तों कब बना था? तो 1950 में। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, बताइए। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का क्या नाम है दोस्तों? जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला परिषद। अगला सवाल है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, बताइए। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में दोस्तों। अभी बता दें दोस्तों, केरल से क्वेश्चन बनता है आपको, सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो केरल को। और दोस्तों एक और बता दें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, बताइए दोस्तों। पंचशील किन किन देशों के बीच का समझौता है दोस्तों? पंचशील भारत और चीन के बीच जो है दोस्तों वह पंचशील है। बता दें दोस्तों, भारत और चीन के जो बॉर्डर क्रॉस उसको रेखा बोलते हैं, भारत और चीन के, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की। अगला सवाल है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना, भारतीय शांति सेना भेजने पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, बताइए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है दोस्तों? वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, बताइए दोस्तों। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है दोस्तों? भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार, नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 है जो उसमें उसका इसमें अधिकार नहीं है, नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल है, संविधान में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, और इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है दोस्तों? चारों ऑप्शन के पढ़ के और जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक अलिखित और संविधान, एक अलिखित संविधान। एक अलिखित संविधान जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, एक अलिखित संविधान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है, बताइए दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 62 साल। 62 साल में दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट हो जाते हैं, यानी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आपका अगला सवाल है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है, बताइए दोस्तों। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, कौन सा है दोस्तों? राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन है? संप्रभुता। राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, बताइए दोस्तों। कौन सा है लघु रूप इसका? यूनिसेफ है इसका लघु रूप। अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों?
राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यह है दोस्तों, ये कथन गलत है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग चला है समान विज्ञान में। दोस्तों समान विज्ञान का प्रश्न देखेंगे हम लोग। तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, बताइए तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है दोस्तों, किसमें होती है दोस्तों? केवल अनुदैर्ध्य में और केवल अनुप्रस्थ में, ये दोनों में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में। अगला सवाल है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल है, 50 न्यूटन यानी 50 एन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा बनाकर, लेकिन इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 एन, 40 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ का 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापकरण होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला सवाल है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, बताइए दोस्तों एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गति के तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति के तृतीय नियम पर। अब अगला सवाल है, एक पत्थर एक भवन को छत से जोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई है। दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78.4 मीटर। अगला सवाल है दोस्तों, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है, ये सब हम आप लोगों के स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये दोस्तों एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति है, बताइए दोस्तों एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरी करती है, तो तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है कितना होगा? 30 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 30 हर्ट्ज। अगला सवाल है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बार भागों में बांट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए दोस्तों इसको 2 बार बांट दिया जाए तो क्या होगा इसका? ये देखिए दोस्तों बांट के बताया है 2 भागों में, ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, b/2। अगला सवाल है, ये सब देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, बताइए दोस्तों क्या होता है दोस्तों इसमें? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवभूति रूप, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवभूति रूप होती है। अगला सवाल है आपका, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है? बताइए दोस्तों रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, वह क्या है दोस्तों? प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। अगला सवाल है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, बताइए वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, वो कौन सा सेल कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। अगला सवाल है आपका, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण बताइए दोस्तों, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? गन पाउडर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गन पाउडर। आपका अगला सवाल है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, बताइए दोस्तों स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 का। ऑप्शन नंबर ए SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। आपका अगला सवाल है दोस्तों,
जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब बताइए दोस्तों, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। कब? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है दोस्तों, तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगला सवाल है, वह तरल जो अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल जो अक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है दोस्तों, वो हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध है? बताइए, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2। O2। अगला सवाल है दोस्तों, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए इनमें 4 शर्त दिए गए दोस्तों, इसमें कौन आवश्यक है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला सवाल है, C14 तथा N14 उदाहरण है। बताइए, C14 और N14 किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये है संभारिक के उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संभारिक। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिकतम कहाँ होती है दोस्तों? लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेड कलर। अगला सवाल है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। बताइए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है दोस्तों? एपीफाइट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एपीफाइट। अगला सवाल है, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस क्या होता है दोस्तों? जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। एम्फीबियंस जो है जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पौधा में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधे के उत्सर्जन में एक उपोत्पाद नहीं है? यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूरिक एसिड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। बताइए दोस्तों, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, क्या प्रदूषित होता है दोस्तों? वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बता दें दोस्तों, डीडीटी का छिड़काव क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों खरपतवार को गलाने के लिए डीडीटी का प्रयोग होता है। पूछेगा खरपतवार नाशक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बता दें दोस्तों, इसका डीडीटी और 2,4-D दोनों से खरपतवार नाश किया जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। बताइए क्या किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा फंगस द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन जो नामक विष है वो फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बताइए, मानव शरीर के किस रंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेफड़ा में। अगला सवाल है, सुमेलित युग्म नहीं है। बताइए, सुमेलित युग्म नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों? साल्मोनेला कुष्ठ जो है दोस्तों वह सुमेलित युग्म नहीं है। आपका अगला सवाल है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो वो है मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है दोस्तों। और आगे दोस्तों है मैथ का सवाल है। तो दोस्तों मैथ का सवाल इतने में हल हो नहीं पाएगा दोस्तों, तो इस सब का हम अलग वीडियो बनाएंगे, देख लीजिए। और दोस्तों मैथ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका मैथ का सवाल है, इसको आप लोग हल करिएगा। चलिए दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। हम थोड़ा रुक कर स्क्रॉल कर रहे हैं।
सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको आप लोग जरूर हल करिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसा ही सेट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे दोस्तों आपका नोटिफिकेशन हमारा है आपके पास तुरंत चला जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।